हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है भाभी का जवाब। भाभी, मेरे बेटे का मुंडन है तो मेरी सास ने कहा है मायके से एक सोने की चेन, 50 किलो मिठाई और सबके कपड़े लेकर आना। रश्मि ने जैसे ही फ़ोन पर यह बात कही, रसोई में सब्जी काट रही नेहा का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने चाकू नीचे रखा और धीमे सुर में बोली, दीदी आपने अभी क्या कहा। रश्मि ने उसी बेफिक्री से दोबारा कहा, अरे भाभी, मम्मी जी ने साफ साफ कहा है कि पहली संतान का मुंडन है। मायके से एक बढ़िया सी सोने की चेन, 50 किलो मिठाई और पूरे परिवार के कपड़े आने चाहिए। इसलिए पहले से बता रही हूँ, बाद में यह मत कहना कि बताया नहीं था। नेहा ने गहरी सांस ली। दीदी, मुंडन आपके बेटे का है तो सोने की चेन भी आप ही बनवाइए। मुंडन के नाम पर मायके को लूटना चाहती हो क्या। उधर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। रश्मि को उम्मीद नहीं थी कि हमेशा मुस्कुराकर बात करने वाली उसकी भाभी आज पहली बार इस तरह जवाब देंगी। अगले ही पल उसका सुर बदल गया। क्या मतलब है तुम्हारा। मैं अपने ही मायके से कुछ मांग रही हूँ, किसी पर एहसान तो नहीं कर रही। नेहा ने बहुत संयम से कहा, दीदी, मायका माँ बाप का होता है, खजाना नहीं। बेटी का हक प्यार पर होता है, उसकी जमा पूंजी पर नहीं। बहुत बड़ी ज्ञान देने लगी हो तुम। ज्ञान नहीं दे रही, सच कह रही हूँ। तो तुम कहना क्या चाहती हो। बस इतना कि अगर आपके बेटे के लिए सोने की चेन बननी है तो उसके माता पिता बनवाएं। दादा दादी अपनी खुशी से जो देना चाहें दें, लेकिन मांग कर नहीं। रश्मि का पारा बढ़ चुका था। भाभी, तुम भूल रही हो कि इस घर में अभी भी मम्मी की चलती है। और आप शायद यह भूल रही हैं कि सम्मान मांगने से मिलता है, सामान मांगने से नहीं। रश्मि ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। नेहा कुछ देर तक फ़ोन को देखती रही। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे मालूम था कि यह बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। वो अभी सोच ही रही थी कि पीछे से सास शारदा देवी की आवाज़ आई। किसका फ़ोन था। दीदी का। क्या कह रही थी। नेहा ने पूरी बात सच सच बता दी। सुनते ही शारदा देवी का चेहरा बदल गया। तो इसमें गलत क्या है। क्या मतलब मम्मी जी। रश्मि ने अगर अपने बेटे के मुंडन पर कुछ मांग लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। नेहा ने कहा, मांगना ही गलत है मम्मी जी, गलत है। अपनी बेटी अपने ही घर से कुछ मांग ले तो गलत हो गया। मांगना प्यार से नहीं, अधिकार जताकर हो रहा है, यही बात गलत है। शारदा देवी की आवाज़ ऊंची हो गई। बहू, ज़्यादा बहस मत करो। मैं भी किसी की बेटी हूँ। हमारे समय में तो बेटियाँ बिना कहे सब कुछ ले जाती थीं। तब समय अलग था मम्मी जी। आज पापा जी रिटायर हो चुके हैं, घर चलाना भी आसान नहीं है। तो क्या हुआ, बेटी के लिए इतना भी नहीं करेंगे। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, अपनी खुशी से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मांग कर क्यों। इतने में दरवाज़ा खुला और अभिषेक ऑफिस से वापस आ गया। उसने दोनों के चेहरे देखकर पूछा, क्या हुआ। शारदा देवी ने बिना देर किए कहा, अपनी बीवी को समझा लो। मेरी बेटी के बेटे के मुंडन में एक सोने की चेन भी नहीं देना चाहती। अभिषेक ने पहले माँ की बात सुनी, फिर नेहा की। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, माँ, नेहा गलत नहीं कह रही। बस इतना सुनना था कि शारदा देवी भड़क उठी। वाह, अब बेटा भी बीवी के इशारों पर नाचने लगा। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर कुछ देना है तो खुशी से दें, दबाव में नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को पराया कर दिया माँ। बस अब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। शारदा देवी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। पूरा घर खामोश हो गया। दूसरी तरफ रश्मि अपने घर में बैठी गुस्से से लाल हो रही थी। उसका पति नितिन ऑफिस से लौटा तो उसने आते ही शिकायत शुरू कर दी। सुनो, तुम्हें पता है भाभी ने मुझे क्या कहा। क्या हुआ। कह रही थी कि अपने बेटे की चेन खुद बनवाओ, मायके को मत लूटो। नितिन ने आश्चर्य से पूछा, उसने सच में ऐसा कहा। हाँ। और गलत क्या कहा। रश्मि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब। रश्मि, अगर हम अपने बेटे के लिए चेन बनवाना चाहते हैं तो हमें ही बनवानी चाहिए। तुम भी वही बोलोगे। मैं सिर्फ सही बात कह रहा हूँ। रश्मि गुस्से में उठी और बोली, लगता है सब लोग मुझे ही गलत साबित करने पर तुले हैं। नितिन ने कहा, गलत और सही का फैसला गुस्से से नहीं होता। लेकिन रश्मि सुनने के मूड में नहीं थी। उधर शारदा देवी सारी रात सो नहीं सकी। उन्हें बार बार यही लग रहा था कि उनकी बहू ने उनकी बेटी का अपमान कर दिया है। सुबह होते ही उन्होंने अपनी बड़ी बहन, छोटी ननद, देवरनी और कई रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। हर किसी से एक ही बात कहती, आजकल की बहुएं बेटियों का सम्मान करना ही नहीं जानती। मेरी बेटी ने अपने बेटे के मुंडन पर एक छोटी सी इच्छा क्या रख दी। बहू ने साफ मना कर दिया। धीरे धीरे बात पूरे परिवार में फैल गई। कहीं किसी ने कहा, बहू बहुत तेज हो गई है, तो किसी ने कहा, आजकल की लड़कियां रिश्ते निभाना ही नहीं चाहती। लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि असली बात क्या थी। नेहा चुप थी। 3 दिन बाद रविवार की सुबह थी। शारदा देवी ने घर के बड़े हॉल में रिश्तेदारों की एक छोटी सी बैठक रखी। बहाना था मुंडन की तैयारियों पर सलाह देने का, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे घर में बुआ, ताई, चाची, मामा, मौसी और कुछ करीबी रिश्तेदार आ गए। रश्मि भी अपने पति नितिन और बेटे आरव के साथ पहुंच गई। घर में चहल पहल थी। सब लोग चाय पी रहे थे कि तभी शारदा देवी ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा, रश्मि बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे बेटे के मुंडन की सारी रस्में पूरे मान सम्मान से होंगी। रश्मि ने भी बात आगे बढ़ाई, मम्मी, मैं तो तभी खुश होंगी जब मायके की तरफ से वही सम्मान मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। नेहा चुपचाप ट्रे में नाश्ता रख रही थी। शारदा देवी ने उसकी तरफ देखकर कहा, बहू,
जरा सबको भी बता दो कि तुमने क्या फैसला किया है। कमरे में बैठे सभी लोगों की नज़र एक साथ नेहा पर टिक गई। नेहा ने धीरे से पूछा, कौन सा फैसला मम्मी जी? यही कि रश्मि के बेटे के लिए सोने की चेन नहीं आएगी? इतना सुनते ही पूरे कमरे में खानाफूसी शुरू हो गई। अरे ऐसा कैसे? बेटी के पहले बेटे का मुंडन है, इतनी भी क्या कंजूसी? तभी रश्मि कुर्सी से उठी और सबके सामने आकर बोली, आप लोग ही बताइए, क्या एक बेटी अपने मायके से अपने बेटे के लिए एक सोने की चेन भी नहीं मांग सकती? लेकिन तभी नेहा ने कहा, दीदी एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछो। अगर आज आपके छोटे देवर की पत्नी अपने बेटे के मुंडन पर अपने मायके से 1 लाख रुपए सोने की चेन और ढेर सारे उपहार मांगे तो क्या आप उसे सही कहेंगी? रश्मि कुछ पल के लिए चुप रह गई। नेहा ने फिर कहा, अगर हर बेटी मांगने लगे और हर माँ बाप अपनी जमा पूंजी रस्मों में खर्च करने लगे तो उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, लेकिन रश्मि इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, भाभी बड़ी बड़ी बातें मत करो, साफ साफ कहो कि तुम्हें मेरे बेटे पर खर्च करना अच्छा नहीं लगता। दीदी मुझे आपके बेटे से बहुत प्यार है, लेकिन प्यार का मतलब यह नहीं कि मैं पापा जी की मेहनत की कमाई पर अधिकार जताऊं। मतलब हम अधिकार नहीं जता सकते, अधिकार प्यार पर होता है, पैसे पर नहीं। इतने में नितिन, जो अब तक चुप बैठा था, पहली बार बोला, नेहा भाभी गलत नहीं कह रही हैं। रश्मि ने हैरानी से अपने पति की तरफ देखा। तुम फिर शुरू हो गए? नितिन ने कहा, हाँ क्योंकि सच यही है, आरो मेरा बेटा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी और तुम्हारी है। अगर माँ पापा अपनी खुशी से कुछ दें तो वह आशीर्वाद है, लेकिन मांगना ठीक नहीं। रश्मि का चेहरा तमतमा उठा, तो तुम भी मेरी बेइज्जती करवाओगे? बेइज्जती सच बोलने से नहीं होती, गलत जिद करने से होती है। शारदा देवी को लगा कि मामला उनके हाथ से निकल रहा है। उन्होंने तुरंत बात पलटते हुए कहा, ठीक है, अगर चेन नहीं देनी तो मत दो, लेकिन 50 किलो मिठाई और कपड़े तो आ ही सकते हैं। नेहा ने उनकी तरफ देखा, मम्मी जी बात सामान की नहीं सोच की है। आज चेन छोड़ देंगे, कल कुछ और मांगा जाएगा। गलत की शुरुआत जहाँ होती है वहीं उसे रोक देना चाहिए। यह सुनते ही शारदा देवी गुस्से से कांप उठी। उन्होंने सबके सामने उंगली उठाकर कहा, बहू आज तूने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, याद रखना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कमरे में बैठे रिश्तेदारों के चेहरों पर अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था, क्योंकि पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि बहू बहस नहीं कर रही। रश्मि ने सबके सामने कहा, अगर मेरे बेटे के मुंडन में मायके की तरफ से सोने की चेन नहीं आई तो मैं कसम खाती हूँ आज के बाद इस घर की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगी। पूरा हाल सना रह गया। रश्मि की बात सुनते ही पूरा हाल जैसे जम गया। दीदी एक बात पूछूं? रश्मि ने गुस्से से कहा, अब क्या पूछना है? अगर आज मैं कह दूं कि मेरी बेटी की शादी में आप अपने पति से कहकर मुझे 5 लाख रुपए दिलवा दीजिए तो क्या आप देंगी? ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों, जब मांगना सही है तो फिर हर रिश्ता मांग पर ही चले। रश्मि चुप हो गई। रश्मि ने अपने पति नितिन की तरफ देखा, चलो यहाँ से, लेकिन नितिन अपनी जगह से नहीं उठा। उसने कहा, रश्मि जाने से पहले एक बात का जवाब दे दो, क्या जब हमारी शादी हुई थी तब तुम्हारे पापा ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ दिया था या नहीं? रश्मि ने धीरे से कहा, दिया था, और शादी के बाद भी हर त्योहार पर तुम्हें प्यार से कपड़े मिठाई और जो बन पड़ा भेजते रहे या नहीं? हाँ, तो फिर आज तुम उसी पिता से मांग क्यों रही हो? रश्मि के पास जवाब नहीं था। इतने में घर के अंदर से एक धीमी आवाज़ आई, बोझ, बिल्कुल सही कहा बेटा। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ गईं। वहाँ अभिषेक और रश्मि के पिता गोविंद प्रसाद खड़े थे। उनके हाथ में दवाइयों का छोटा सा पैकेट था। शायद वे बाहर से लौटे थे और दरवाजे पर खड़े खड़े सारी बातें सुन चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे हॉल में कदम रखा। सब खड़े हो गए। गोविंद प्रसाद ने किसी की तरफ देखते बिना कहा, आज पहली बार समझ आया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि अब मेरी कमाई नहीं, मेरी जमा पूंजी की कीमत लगाई जा रही है। रश्मि घबरा गई, पापा मेरा वह मतलब नहीं था। गोविंद प्रसाद ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बेटी पहले मेरी बात सुन ले। गोविंद प्रसाद ने कांपते हाथों से दवाइयों का पैकेट मेज पर रखा। उनकी आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, बस बरसों की थकान और टूटन साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कुर्सी खींचकर बैठने की कोशिश की, लेकिन घुटनों में दर्द के कारण एक पल के लिए लड़खड़ा गए। अभिषेक तुरंत आगे बढ़ा और उन्हें सहारा देकर बैठाया। पूरा हॉल शांत था। गोविंद प्रसाद ने एक एक करके सबके चेहरे देखे, फिर उनकी नज़र अपनी बेटी रश्मि पर जाकर ठहर गई। बेटी, रश्मि ने धीरे से सिर झुका लिया, तुझे याद है जब तू 10 साल की थी तो एक दिन स्कूल से रोती हुई आई थी? रश्मि ने चौंक कर पिता की ओर देखा, क्योंकि तेरी सहेली के पास नई साइकिल थी और तेरे पास नहीं थी। रश्मि की आंखें भर आईं। गोविंद प्रसाद आगे बोले, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने 3 महीने तक ओवर टाइम किया था। रात को फैक्ट्री से लौटते लौटते 12 बज जाते थे, तब जाकर तेरे लिए साइकिल खरीद पाया था। हाल में बैठे लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। और शादी के समय, गोविंद प्रसाद की आवाज़ भर आ गई, शादी के समय मैंने अपनी 20 साल की बचत निकाल दी थी, पीएफ का पैसा भी लगाया, एफडी भी तोड़ी, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी की विदाई में किसी चीज़ की कमी ना रहे। अब शारदा देवी भी चुप थीं। गोविंद प्रसाद ने गहरी सांस ली। मैंने कभी हिसाब नहीं रखा, क्योंकि बेटी के लिए किया था, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में कहीं कमी रह गई। पापा, रश्मि रोते हुए बोली, नहीं बेटी, आज मुझे बोल लेने दे।
उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना चमड़े का बटुआ निकाला। उसमें से एक छोटी सी पर्ची निकाल कर बोले, आज मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने कुछ जांचें लिखी हैं। उन्होंने पर्ची सबके सामने रख दी। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज में काफ़ी खर्च आएगा। शारदा देवी घबरा गईं। अरे, आपने हमें बताया क्यों नहीं? गोविंद प्रसाद हल्का सा मुस्कुराए। बताकर क्या करता, सोचा बेटी के मुंडन का खर्च पहले पूरा हो जाए, फिर अपनी बीमारी देख लूँगा। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रश्मि का दिल जैसे बैठ गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, मतलब आप सचमुच मेरी चेन बनवाने वाले थे? गोविंद प्रसाद ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन पैसे कहाँ से आते? उन्होंने धीरे से कहा, तेरी माँ के 2 पुराने कंगन पड़े हैं, सोच रहा था उन्हें बेच दूँ। यह सुनते ही शारदा देवी के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। क्या मेरे कंगन? हाँ शारदा, लेकिन वो तो, हाँ वही कंगन जो तुम्हारी मायके की आखिरी निशानी है। शारदा देवी पत्थर की तरह खड़ी रह गईं। नेहा की आंखें भी भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि ससुर जी इतने दिनों से इतने परेशान क्यों थे। गोविंद प्रसाद ने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने सोचा था बेटी खुश हो जाएगी, लेकिन आज समझ आया कि मांग की कोई सीमा नहीं होती। रश्मि फूट फूट कर रो पड़ी। वह दौड़कर पिता के पैरों में गिर गई। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतना बड़ा बलिदान देने वाले हैं। गोविंद प्रसाद ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती तेरी अकेली की नहीं है बेटा, गलती हमारी भी है। हमने हर बार बिना समझाए तेरी हर जिद पूरी कर दी, इसलिए तुझे कभी ज़रूरत और लालच का फ़र्क समझ ही नहीं आया। रश्मि सिसकती रही। उसने मुड़कर नेहा की तरफ देखा। रश्मि धीरे धीरे उठी। वह नेहा के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कांपते हाथ जोड़ दिए और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। रश्मि के हाथ जुड़े हुए थे। आंसू लगातार उसके गालों पर बह रहे थे। नेहा एक पल के लिए उसे देखती रही, फिर उसने आगे बढ़कर रश्मि के जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और उन्हें नीचे कर दिया। दीदी, बड़े हाथ जोड़ते अच्छे नहीं लगते। यह सुनते ही रश्मि और जोर जोर से रोने लगी। नेहा ने उसे गले लगा लिया। हाल में बैठे कई रिश्तेदार भी भावुक हो गए। लेकिन तभी शारदा देवी की नज़र अपने पति गोविंद प्रसाद पर पड़ी। उनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। वह समझ गई कि सबसे बड़ी चोट उनकी बेटी की जिद ने नहीं, बल्कि उनके अपने व्यवहार ने पहुंचाई है। वह धीरे धीरे अपने पति के पास पहुंची। सुनिए, गोविंद प्रसाद ने उनकी तरफ देखा। शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कभी यह सोचने की कोशिश ही नहीं की कि आपकी उम्र हो गई है, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, घर की जिम्मेदारियाँ आप पहले जैसी नहीं रहीं। मैं बस बेटी की खुशी में इतनी अंधी हो गई कि यह भी नहीं देखा कि उसके लिए आपको अपनी आखिरी जमा पूंजी और मेरे कंगन तक बेचने पड़ जाते। गोविंद प्रसाद ने धीमे से कहा, शारदा, बेटी की खुशी गलत नहीं होती, लेकिन जब खुशी किसी अपने के दर्द पर टिक जाए तो वह खुशी नहीं रह जाती। शारदा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने सबके सामने पहली बार अपनी बहू की तरफ देखा। नेहा जी, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। नेहा चौंक गई। ऐसा मत कहिए। नहीं बहू, आज मैं मानती हूँ कि तू सही थी। तू हमारे घर का पैसा बचाने के लिए नहीं लड़ रही थी, तू हमारे संस्कार बचाने के लिए लड़ रही थी। सभी रिश्तेदार सहमति में सिर हिलाने लगे। तभी नितिन ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने वह डिब्बा रश्मि के हाथ में रखते हुए कहा, खोलो। रश्मि ने डिब्बा खोला। अंदर एक सुंदर सी सोने की चेन रखी थी। वह हैरानी से पति की तरफ देखने लगी। ये, नितिन मुस्कुराया, मैंने यह चेन 2 महीने पहले ही अपने बेटे के लिए बनवा ली थी। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उससे पहले तुमने मायके से चेन मांगने की जिद शुरू कर दी। रश्मि की आंखें फिर भर आईं। उसने चेन उठाकर अपने बेटे आरव के गले में पहना दी। फिर अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा, आज मेरे बेटे ने आपके पैसों की नहीं, आपके आशीर्वाद की चेन पहनी है। गोविंद प्रसाद मुस्कुरा दिए। मुंडन वाले दिन पूरे घर में खुशी का माहौल था। शारदा देवी ने अपनी मर्जी से नाती के लिए एक छोटा सा चांदी का सिक्का दिया। नेहा ने अपने हाथों से पूरे परिवार के लिए खाना बनाया। रश्मि बार बार उसके पास आकर एक ही बात कहती रही, भाभी, अगर उस दिन तुम मुझे रोकती नहीं तो शायद मैं उम्र भर यह समझ ही नहीं पाती कि माँ बाप की इज्जत सबसे बड़ा गहना होती है। मुंडन की रस्म पूरी हुई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।